नमस्कार, मैं मनीष चौधरी अपने सहयोगी राजकिशोर पांडे के साथ एक बार फिर आप सबके सामने मौजूद हूँ। देश में लोकसभा चुनाव खत्म होने वाले हैं। एक पखवाड़े से भी कम समय बचा है जब देश में नई सरकार बन जाएगी। परंतु सरकार बनने के बाद लोगों में, यहाँ मोरवा के लोगों में सबसे ज़्यादा जो जिज्ञासा है वो यहाँ के विस्थापन को लेकर के। इसीलिए आज हम मौजूद हैं सिंगरौली विस्थापन मंच के दो सक्रिय सदस्यों के साथ, जिनके द्वारा शुरू से ही लगातार अच्छी विस्थापन और अच्छा मुआवजा देने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं ललित श्रीवास्तव जी और प्रदीप गुप्ता जी। दर्शकों को हम लोगों की तरफ से, सिंगरौली विस्थापन मंच की तरफ से सादर नमस्कार। ये प्रदीप गुप्ता जी हैं और ये ललित श्रीवास्तव जी हैं। ललित श्रीवास्तव जी शुरू से ही, जब से सिंगरौली विस्थापन मंच बना है, हमको लग रहा है जब उस समय के सीएमडी पीके सिन्हा साहब थे, तब से ये लगातार प्रयास में है। जहाँ से लेके दिल्ली तक लगातार लेटर लिख रहे थे, लगातार बातें रख रहे थे। और प्रदीप गुप्ता जी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का लगातार काम कर रहे हैं। इन दोनों से हम जानना चाहेंगे कि अभी आने वाले समय में अब क्या होने वाला है और अभी तक क्या प्रक्रियाएं हो चुकी हैं। भाई साहब, ये हमको थोड़ा बताइए कि अभी तक जो भी प्रक्रिया हुई है 9 फरवरी से, जब से ये सेक्शन 9 लगा है, उसके बाद से क्या क्या बदलाव आए हैं? अभी जब से सेक्शन 9 लगा है तो पहली चीज़ तो ये तय हो गई कि इस एरिया का विस्थापन होना है। उसके बाद फिर मीटिंगों का दौर हम लोगों का शुरू हुआ, एनसीएल से मेल मुलाकात हुई, तो उसमें बहुत सी चीज़ें एनसीएल ने क्लियर करी। हम लोगों की जैसे मांग पहले थी 25,000 रुपये प्रति वयस्क को देने की, 25 लाख रुपए प्रति वयस्क को देने की, और उसको करते कराते निगोशिएशन करके, क्योंकि ये मोरवा का पहला मामला था जिसमें कि कुछ कैश भी देना है, जो कंपनसेशन बन रहा है उसके अलावा, तो 15 लाख रुपए बाद में इन्होंने स्वीकार किया। उसके बाद हम लोगों ने प्लाट के लिए इनसे कहा कि प्लाट तो आवश्यक ही है। हालांकि उस टाइम ये प्लाट देने को तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन बाद में फिर प्लाट के लिए भी बात तय हुई कि प्लाट भी दिया जाएगा। तो इस तरह से अभी जो तय हुआ है वो 15 लाख रुपए भूस्वामी को भी मिलेगा और उसको एक प्लाट भी मिलेगा, और जो बेनिफिट है भूस्वामी के वो उसको मिलेंगे, मसलन 5 लाख रुपए, 2.5 लाख, 1.5 लाख, जो है एज पर एक्ट वो मिलेगा। और जो उसके घर में व्यस्त होंगे और ये वो यहाँ निवासरत होंगे, जिनको कि विस्थापन का असर पड़ेगा यहाँ रहते हुए, उन्हें सबको 15-15 लाख रुपए, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, जो भी व्यस्त होगा उसको मिलेगा। बेटी यदि विवाहित है तो उस स्थिति में स्वाभाविक है कि वो इस स्थान से दूसरे स्थान चली गई होगी सेक्शन 9 के पहले, तो उसे उसका लाभ से वंचित करना होना पड़ेगा। यदि उसके उपरांत, विवाह के उपरांत भी वो यहीं रहती है, निवासरत है, उसी घर में है, तो उसे भी वो लाभ मिलेगा। एक ये बात जो सामने आई थी अभी पीछे, जो आप लोग की जिला प्रशासन से बात हुई थी, तो कलेक्टर ने कुछ ऐसा कहा था कि जिसे ज़मीन नहीं लेनी है उसे 1,37,000 मिलेगा। उसमें लोगों में भ्रमताएं फैल गई हैं कि 15 लाख के साथ वो मिलेगा या खाली उतना ही मुआवजा मिलेगा, 1,37,000 उस ज़मीन का, अगर 5 डिसमिल का या 1 डिसमिल के हिसाब से। इस पर थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए। नहीं, 15 लाख तो मिलेगा, हर सूरत में 15 लाख मिलेगा, हर वयस्क को मिलेगा। और जो भूस्वामी है उसको 15 लाख और प्लस प्लाट है। इनकेस वो 15 लाख ही भर चाहता, प्लाट नहीं लेना चाहता, कि हमको नहीं रहना है इस क्षेत्र में, नहीं जाना है, हम कहीं बाहर चले जाएंगे, वाराणसी में हम हैं या रीवा में रहते हैं, तो हम प्लाट को यदि छोड़ते हैं तो प्लाट के बदले हमें क्या राशि दी जाएगी। और जिला प्रशासन में बैठक के दरमियान ये बात आई कि उसकी 1,37,000 इन लोगों ने कास्टिंग की होगी, जितने में इन्हें भूमि पड़ रही है डेवलपमेंट करके, तो वो इन्होंने पैसा कह दिया कि 1,37,000 रुपये हम देंगे। लेकिन वो हम लोगों को स्वीकार नहीं है। प्लाट के नाम पर यदि वो कोई राशि दे रहे हैं तो उतनी राशि कम से कम होनी चाहिए जो जिसमें कि कहीं भी एक छोटा भूखंड मिले, और आज की तारीख में 6-8 लाख रुपए से कम का कोई भूखंड मिलेगा नहीं। तो हम लोग निरंतर इसमें प्रयासरत हैं और कंटिन्यू रहेंगे कि इस राशि को हम लोग 1,37 से इसको बढ़वा लें, और एनसीएल प्रशासन जो है बढ़ाने के लिए विवश होगा, हम लोग उनको मना लेंगे। गुप्ता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सर्वे में क्या डिले हो रहा है, और जो TISS है, टाटा ग्रुप को जो सर्वे का काम मिला था, सुने कि उसका रेट दोबारा रिवाइज किया गया, और उसके बाद फिर जो रिवाइज करने के बाद जो उनको अमाउंट पहले दे दिया गया है, उसके बाद 7-8 दिन के अंदर उनकी नापी शुरू हो जानी थी, पर क्यों डिले हो रहा है? क्या जानकारी है इसके बारे में? नहीं, देखिए क्या है मनीष जी कि टिस्क की टीम को जो पहले इन्होंने वर्क ऑर्डर दिया हुआ था, किन्हीं कारणों से वो टीम नहीं आ सकी थी। वर्क ऑर्डर कितने का था? वर्क ऑर्डर 1 करोड़ 18 लाख का था, और बाद में वो टीम
उनके एचओडी चेंज हो गए, ट्रांसफ़र हो गया, जो भी परिस्थिति रही हो, बाद में वो आई टीम तो 2 मई को आ गई थी यहाँ और एनसीएल अधिकारियों के साथ मिलकर एमओयू साइन किया। उसके बाद एग्रीमेंट साइन करने के बाद ये कहा गया कि भई हमको 40% जो है आप एडवांस जमा कर दीजिए। एनसीएल मैनेजमेंट ने उसको 40% जमा किया है। अभी वो टीम नेक्स्ट वीक में आ रही है और साथ ही साथ ड्रोन सर्वे की टीम भी आ रही है। ड्रोन सर्वे का क्या कारण है दोबारा आने का? वो टिस वालों को बताएंगे कि हमने कैसे कैसे सर्वे किया है, उसका अपना वो जस्टिफाई कैसे करना है उस चीज़ को, तो वो ट्रेनिंग देंगे इनको टिस वालों को। उस हिसाब से फिर टिस वाले देखेंगे कहाँ कहाँ इन्होंने ड्रोन सर्वे किया, क्या क्या इससे इनके पास ये चीज़ें कलेक्टेड, डाटा के हिसाब से सर्वे करेंगे। मतलब आप लोगों की बातों से ये माना जाए कि अगले हफ्ते या 10 दिन के अंदर यहाँ का सर्वे काम शुरू हो जाएगा। ओ सॉरी, आपका सर्वे ज़मीनों का शुरू हो जाएगा। नहीं, क्या है कि सर्वे तुरंत शुरू नहीं होगा। वो आएंगे, आपस में ट्रेनिंग करेंगे 2-4 दिन। ड्रोन सर्वे वाले इनको टिस वालों को ट्रेनिंग देंगे। तो उन्होंने मान के चलिए कितना भी लेट होगा तो 10 दिन के बाद सर्वे शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा आप जानकारी दीजिए कि ये जो विस्थापन की प्रक्रिया है, क्योंकि खदान हर तरफ से बढ़ाना है इनको, तो ये शुरुआती दौर में कहाँ से ये सर्वे करना शुरू करेंगे और एक साथ पूरे सिंगरौली को हटाएंगे या धीरे धीरे मुआवजा देके हटाएंगे? नहीं, इनका जो पुराना अनुभव है पूरा सर्वे करना और सबको एक साथ नोटिस देना, उससे कॉल सेक्रेटरी भी जो है वाकिफ है और उसमें अचानक भीड़ लग जाती है। तो हम लोग को जानकारी जो पता चली थी, इस बार ये तय किया गया है कि 100 का सर्वे करो, 100-150 का सर्वे करो, 100-200 को आप नोटिस दो, वो आते रहे, इधर सर्वे होता रहे, तो प्रक्रिया दोनों एक साथ चलती रहे, जिससे एक साथ भीड़ न लगे। तो इस बार इस तरह के ऐसे निर्देश हैं, यहाँ पता चला है, हम लोग तो बात सुनते हैं, कोई कागज़ तो एनसीएल हम लोग को देता नहीं इस तरह की, तो पता चला है कि इस बार जितने सर्वे होते जाएंगे उनको नोटिस देती जाएगी। सर्वे होते जाएंगे, नोटिस देती जाएगी। हम लोग ने अमूमन ये देखा है कि सिंगरौली के बाहर अगर आप बूढ़ी माई तरफ देख लें या हरामी चौराहा देख लें, अगर खदान उस क्षेत्र से बढ़नी है तो वहाँ एक तरफ से पूरा विकास हुआ है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि मुआवजा गैंग हावी हुए हैं और एनसीएल लगातार इस बात को कह रहा है कि 9 फरवरी के बाद जितने भी नए निर्माण हुए हैं उस पर कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इन परिस्थितियों में क्या लगता है कि वो बिना मुआवजा दिए उन्हें हटा देंगे? क्योंकि पहले तो खदान वहीं से बढ़ानी है, सर्वे अगर वहीं से होता है तो उन लोग को मुआवजा पूरा देंगे कि नहीं देंगे या कोर्ट में विवाद जाएगा? नहीं, ये पूरी तरह देखिए क्या है कि जिला प्रशासन और एनसीएल समझेगा, इसमें हम लोगों को कोई लेना देना इस मैटर से। हम लोग क्या बोल सकते हैं इसमें? ना हमें पता है कि कौन सा मकान पहले बना था, कौन सा बाद में बना था, मिलना किसको है, नहीं मिलना है। हम लोग तो यही चाहेंगे भाई जिसके पैसे लग गए उसको मुआवजा मिले। मध्यम परिवार और गरीब परिवार करीब 60 से 65% जो है यहाँ सरकारी भूखंड पे आवाज है, उनको विस्थापन उनका भी होना है क्योंकि इसी क्षेत्र से जुड़े हुए। तो क्या सिस्टम बन रहा है, किस तरह से हो पाएगा, उनको मिल पाएगा, उनको मुआवजा ढंग का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो आप लोगों की तरफ से क्या? नहीं, वो भूखंड से विस्थापित वो भी हो रहे हैं, भूखंड से विस्थापित पट्टेदार भी हो रहे हैं। दोनों का मापदंड एक ही है। चूँकि उनकी ज़मीन नहीं है, ज़मीन क्रय नहीं की उन्होंने, या तो किसी दूसरे की ज़मीन बनाया हुआ है तो भूखंड का मुआवजा जो भूस्वामी है वो लेगा, या शासन की ज़मीन बना हुआ है तो उसका कंपनसेशन शासन निर्धारित करेगी क्या करना है। लेकिन जो उस पर निर्माण है उसका जो भी मुआवजा होगा, जैसा भूस्वामी को मिलने वाला है, जो पट्टेदार हैं उनको जो राशि मिलेगी, जिस मापदंड से मिलेगी कि आरसीसी है, सीट है, उसी मापदंड से उनके लिए कोई अलग रेट नहीं, उसी मापदंड से उनको भी मिलेगा। रह गया सवाल कि R&R में क्या होगा उनका, वो कहाँ बचेंगी, कैसे बचेंगी, उसके लिए लार में जो अनुसूची 2 है उसमें प्रावधान है और उस प्रावधान को कलेक्टर पूरी तरह से देखते हैं कि इन जो बसाहट उजड़ रही है इनको कैसे बसाया जाए। तो अनुसूची 2 में इस बात की व्यवस्था है कि जो भूस्वामी नहीं है उनको कैसे बसाहट दी जाए, तो उसमें कलेक्टर महोदय अपनी व्यवस्था बनाएंगे। एक चीज़ ये आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी जिला प्रशासन और एनसीएल प्रबंधन दोनों से बात होती आई है, एक बड़ा वर्ग या तो LIG में या तो मार्केट में जो निगम के दुकानें हैं उनमें अपना व्यापार चला रहा है। ज़्यादातर दुकानें लीज पर हैं, LIG लीज पर है। ऐसे में जो वहाँ का भूखंड का पैसा है या दुकानों का पैसा है या LIG का पैसा है, ये नगर निगम को जाएगा या भूस्वामी को जाएगा जो वहाँ पे कार्य कर रहे हैं या जो रह रहे हैं? नहीं, जो लीज पर है तो क्या है कि जब भी कोई शासन भूखंड देती है तो वो लीज पर ही मिलता है। स्वामित्व तो उसका पूर्ण होता है, उसे अधिकार होता है कि वो किसी को विक्रय कर ले, किसी को गहन रख दे, बैंक से लोन ले ले, तो उसे संपूर्ण अधिकार है।
तो कंपनसेशन भी उसको ही मिलेगा, उस पर कोई डाउट नहीं है। ये पट्टा वाला चाहे हो, जैसे छोटी छोटी दुकानें जो मीट मार्केट, पुराना मीट मार्केट था, वहाँ पर छोटी दुकानें बनी है 5x7 की, वो पट्टे पर है। LIG जो है वो पट्टे पर है। तो भूखंड उनका ही है और LIG बिल्डिंग ही उनकी है। संपूर्ण मुआवजा उनको मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। आप दोनों बीते समय में इस आचार संहिता के दौरान कई बैठकों में शामिल रहे हैं। सबसे आखिरी बैठक जो NCL CMD के साथ आपकी हुई थी मुख्यालय में, उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आया और आगे की क्या रूपरेखा रही? देखिए, उस मीटिंग में जो आखिरी मीटिंग हुई CMD साहब के साथ में या मैनेजमेंट के साथ में, उसमें हम लोगों की डिमांड मुख्य रूप से ये थी कि जहाँ भी आप बसाहट दीजिए वहाँ पर मुख्यालय लेके चलिए, या जहाँ मुख्यालय बने वहाँ मोरवा वासियों को वहीं बसाइए। ये शुरू से हमारी SVM की, सिंगरौली विस्थापन मंच की मुख्य रूप से मांग रही है कि चाहे आप भलुगढ़ ले जाइए तो अपना मुख्यालय भलुगढ़ में बनाइए, आप बेढ़न ले चलते हैं तो हम लोगों को बेढ़न में बसाइए। तो ये आखिरी और मुख्य रूप से यही एक मांग थी। बाकी तो सब चीज़ें मैनेजमेंट अपने हिसाब से कर रहा है, और अभी तक मैनेजमेंट का आम शहरी के लिए ऐसा कोई रुख समझ में नहीं आया कि उनके साथ में कोई अन्याय कर रहा है। तो SVM मंच की जो मांगें हैं उनसे परस्पर हम लोग बैठ के बात करते हैं और शांतिपूर्ण ढंग से बात करने के दौरान कोई ना कोई रास्ता वो निकालते हैं जो हम लोगों के हित में है, यहाँ की पब्लिक के हित में है। तो इसलिए हम लोग हमेशा NCL मैनेजमेंट के साथ में मिलजुल के बात करते हैं कि यहाँ के लोगों को आर्थिक लाभ कितने अच्छे मिल जाए, अच्छा से अच्छा पैकेज मिल जाए, घर का, संपत्तियों का, भूमि का अच्छा मुआवजा मिल जाए। तो इस बात पे चर्चा हुई और CMD साहब ने इसको विचार करने के लिए कहा भी है। विचार करने के लिए कहा है, परंतु सुनने में ये आया है कि CMD साहब की बैठक के बाद कुछ ही समय बाद जिला प्रशासन के साथ बैठक हुई थी जिसमें NCL CMD भी वहाँ मौजूद थे, और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मुख्यालय में ही NCL का हेडक्वार्टर बनेगा और उसके लिए कोई दूसरी और जगह तो हम लोग नहीं देख रहे हैं। ऐसा क्या जानकारी? ये क्या है कि अभी जो प्रदीप जी ने आपको बात बताई, तो वहाँ तक ठीक है कि हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि साहब जहाँ मुख्यालय जाएगा वहीं हम लोगों को विस्थापन करिए, क्योंकि हमारा जो है आपस में जितना ताना बाना है उसी तरह NCL से भी ताना बाना है। जो यहाँ के छोटे छोटे व्यापारी आइटम जो बेचते हैं वो NCL में लगने वाले हैं, या कोई छोटे छोटे ठेकों में लगा हुआ है, तो एक रिलेशन बना हुआ है। और यहाँ पर जो आबादी बनी है वो सिर्फ मुख्यालय कारण बनी है। तो ये इस बात की तो हम लोग पहले से डिमांड थी कि हम लोग एक साथ ही जाए, कहीं भी जाए। और जब NCL में बात हो रही थी CMD साहब से, तब तक वो ये बोल रहे थे कि नहीं, हमने देखिए हमारा जो मुख्यालय है वो बेढ़न में जाएगा, ये हमने निश्चित कर लिया है। लेकिन सौभाग्य की बात है कि जब अभी कलेक्टर सभागार में इस दिन बैठक थी, कलेक्टर साहब की उपस्थिति में CMD साहब भी थे और डायरेक्टर साहब भी थे। उस दिन हमसे जब बातचीत होने लगी तो हमने बताया था कि भलुगढ़ कहाँ से हम लोगों ने पसंद किया। तो पसंद करने का जो रीज़न था महत्वपूर्ण वो था, पहले जो कलेक्टर साहब थे मीना साहब, ये जानकारी हमने उनको दी जो वर्तमान में कलेक्टर और CMD बैठे हुए थे वहाँ पर। साहब हमको कलेक्टर साहब ने 2-3 बार हम लोग संपर्क किए कि साहब विस्थापन कहाँ होगा। पहले NCL के संपर्क में थे, NCL ने कह दिया कलेक्टर साहब डिसाइड करेंगे, तो हम लोग NCL छोड़ कलेक्टर साहब के यहाँ आए। और हम लोगों की डिमांड ये थी कि आप विस्थापन जो है बेढ़न से लेकर के बरगवा के बीच कहीं हम लोगों को करिए। शुरू से ये मांग थी। अब कितनी लोगों के लिए सूटेबल थी नहीं थी वो एक अलग बात है। तो हम लोगों को कलेक्टर साहब ने तीसरी मीटिंग में बोला, पूर्व कलेक्टर ने, कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह देखी है और ये दादर गांव है, भलुगढ़ गांव है और आसपास का एरिया है, बहुत अच्छा है, वहाँ बिजली और पानी सहज उपलब्ध है, वहाँ 33 kV लाइन से बिजली की व्यवस्था हो जाएगी और पानी नीचे जल स्तर अच्छा है। तो आप लोग देख आइए और हमको बताइए 2-3 दिन में कि क्या विचार बन रहा है आप लोगों का। और हमको उन्होंने अपने तरफ से कहा कि हमें आशा है कि आपको जगह पसंद आएगी। और हम लोग गए यहाँ से ग्रुप बना के 2 राउंड हम लोग लगा करके आए और देखा जो हम लोगों ने अपनी दृष्टिकोण से 45 साल से हम भी व्यापार कर रहे हैं सिंगरौली में, कि हमारा सर्वाइवल वहाँ कैसा होगा। तो ये देखा कि भाई वहाँ कुछ सुविधाएं तो पहले से है जो हमें प्रिमिनरली जरूरत पड़ेगी, अस्पताल है, स्कूल है, यहाँ से टूटेंगे वहाँ तुरंत तो बन नहीं जाएंगे, तो वो सुविधाएं हमें मिल जाएंगी, रेलवे लाइन की सुविधा मिल जाएगी, हाईवे से लगा हुआ है और अच्छा विस्थापन का NCL आश्वासन देता है। तो हम लोगों को ज़मीन पसंद आई
और हम लोगों ने आकर के बता दिया कि साहब हमको ज़मीन ये सब तो पसंद आई है हम लोगों को वो ज़मीन, लेकिन उसके साथ जो है हमारी डिमांड कंटिन्यू साथ रहेगी कि साहब वहाँ हमारा भलुगढ़ और दादर में सर्वाइवल तभी है जब एनसीएल मुख्यालय अपनी टाउनशिप लेकर के वहाँ चले और अपना कार्यालय बनाए, तो हम लोगों का व्यापार वहाँ चल जाएगा, और नहीं तो हम लोग अलग थलग पड़ जाएंगे और व्यापार रहेगा नहीं वहाँ पर। तो उस दिन पहला दिन था सीएमडी साहब को जो भी बात आई हो तो उनके जो शब्द थे वो शब्द हम कोट करेंगे। सीएमडी साहब ने कहा कि मैं ये आश्वासन देता हूँ कि ईमानदारी से इस बारे में भी विचार करेगी कि भलुगढ़ और दादर बरगवा के पहले कहीं भी यदि हमें कलेक्टर साहब स्थान उपलब्ध कराते हैं और वो हमें सूटेबल होता है तो हम अपने बोर्ड में पास करके और हम अपना एनसीएल मुख्यालय जो है वहाँ बनाने का पूरा आश्वासन देते हैं। ये फर्स्ट टाइम था, उसके पहले हमेशा सीएमडी साहब यही बोलते थे कि पॉसिबल नहीं हमारी ज़मीन है। यही आखिरी बैठक में कहा गया था। हाँ, ये जो कलेक्टर कार्यालय में आखिरी बैठक हुई इसमें कहा था, और वो सब बात सुन करके जितने लोग भी थे जो समर्थित थे या समर्थित नहीं थे एक दूसरे के विचार से, उन लोगों ने भी जो है ध्वनिपूर्वक इसको पारित किया और कहा कि नहीं ठीक है, यदि ऐसा होता है तो हम लोग जाएंगे। ऑलमोस्ट जितने जो वक्ता थे वहाँ बोलने वाले उन्होंने बोल के भी कहा, इस पक्ष के भी उस पक्ष के भी, कि नहीं बहुत अच्छा है, यदि ऐसा होता है तो हम सब तैयार है वहाँ जाने के लिए। एक बड़ा ही जटिल प्रश्न है क्योंकि मोरवा का विस्थापन होने वाला है, हर एक आदमी यहाँ से विस्थापित होगा, जो कोई भी यहाँ निवासरत है या नया आया है या पहले से है या यहाँ का पैदाइशी है। क्या कारण हुआ कि 2 या 3 गुट बन गए? क्या कारण था? जगह को लेकर के भलुगढ़, दादर या पड़ताली, ये सब मुद्दे कहाँ से उठे और आपके हिसाब से क्या वो सारी जगहें उचित है जहाँ पे अभी तत्काल यहाँ पे एनसीएल विस्थापन करने की बात कर रहा है? नहीं, देखिए ये मुद्दे तो उठना थे, क्योंकि सबको पूरे शहर को एक जगह पसंद आ जाए वो संभव नहीं होता, और पसंद नापसंद इस पर तो है नहीं कि रहना तो है, वहाँ तो व्यापार भी करना है। तो सुटेबल कुछ लोगों को तो यहाँ का है सुटेबल, नो डाउट, क्योंकि अब किसी का मान लीजिए कि ट्रांसपोर्ट का काम है, लाइन से दुकानें हैं, ट्रांसपोर्ट व्यापारियों की, उनका विस्थापन भी नहीं हो रहा है, तो उनको स्वाभाविक है कि ये जगह पसंद आएगी, समझ में आएगी। या यहाँ पर किसी का बड़ा इस्टेब्लिशमेंट है जो आबादी से चलता होगा तो उसको भी ये समझ में आएगा कि भाई यहाँ से जाएगा, चाहे बेंगलोर की होटल हो या कोई भी हो इस तरह के, भले वो विरोध नहीं करते हैं अलग बात है, लेकिन उनका कॉस्टली इन्वेस्टमेंट है, 2-3 होटल जो है मेन रोड में, और आबादी नहीं होने से तो उनके लिए समस्या है। उन्होंने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है कि साहब हमें या तो विस्थापन करो और नहीं तो हम तो यहाँ ओबी के ढेर में समा जाएंगे। आरोप तो आप पे भी लग रहे हैं कि आपके वहाँ होटल और ज़मीन है, इस कारण से आप लोग वहाँ ले जाना चाह रहे हैं इसको। नहीं, हमारा तो वहाँ होटल है बरगवा में, बरगवा में नहीं है, हमारा बड़ोखर में है, जो विस्थापन स्थल है वहाँ से लगभग 9-10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर होगा लगभग, वो तो है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा, मना नहीं कर सकते। लेकिन ये भी निश्चित है कि विस्थापन वहाँ होने से होटल चलने नहीं चलने का कोई काम बढ़ता नहीं है। नहीं, यहाँ भी हमारा होटल है जो टूटेगा, लेकिन यहाँ भी कितने लोग आकर के हमारे होटल में रुके होंगे ये सभी जानते हैं। ये तो एक कहने की बात है, और कोई भूखंड हमारे पास अलग से नहीं है। अच्छा, तकनीकी बात एक हम जानना चाहेंगे, जैसे वहाँ पे शिशु मंदिर स्कूल है, बाकी स्कूल है, एक स्कूल की क्षमता होती है 1500 से 2000 बच्चे। अगर 2000 बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं और नए अगर 1500 बच्चे वहाँ ले आना हो, तो क्या वो स्कूल बच्चों को ले आ पाएगा, रख पाएगा, वहाँ पढ़ाई हो पाएगी? होता क्या है कि आपके पास भी एक होटल में 50 कमरे की क्षमता है, 50 आपके पास भरे हुए हैं, 100 लोग और आ जाए तो कहाँ से होगा? तो ये सारी जटिल समस्याएं हैं जो वहाँ पे शुरुआती दौर में आने वाली हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें बच्चों का भविष्य जाएगा। नहीं, होटल की क्षमता तो अलग चीज़ हो गई, क्योंकि होटल में लोकल, हाँ, होटल में लोकल कोई जाएगा नहीं, लेकिन बाकी सब चीज़ें जो है वो क्षमता सबकी एक लिमिट तक है। और हम उस टाइम बताना भूल गए थे, यही बात कलेक्टर साहब ने कही थी उस दिन, कि जो शहर की व्यवस्थाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर की, रोड की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात उन्होंने कही थी कि यदि एक शहर में एक शहर और आ जाए, उनका कहने का मतलब ये था, तो यहाँ की व्यवस्था भी हमारी गड़बड़ा जाएंगी। तो इसी तरह बरगवा में जो व्यवस्थाएं हैं, तो बरगवा में भी वर्तमान में यदि अपन स्कूल की सिर्फ बात करें तो क्राइज होती है स्कूल, उससे अपनी क्षमता ये मान करके डबल करिए कि हमको ये स्कूल को शिफ्ट करना है, तो उन्होंने कुछ भूखंड बढ़ा लिया है अपना, और अभी से 3 स्टोरी बिल्डिंग बना ली है, उनकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं है। शिशु मंदिर को भी शिफ्ट होना है यहाँ से, तो स्वाभाविक रूप से यदि विस्थापन वहाँ होगा तो ये भी वहाँ जाएंगे, तो फेस वाइज जाएंगे। लेकिन जो है तो वहाँ कम से कम कुछ ना, वहाँ पर आपका हॉस्पिटल भी है, शासकीय भी है, प्राइवेट भी है, 2-3-4 हॉस्पिटल, और स्कूल 4-5 हैं। आदित्य बिरला का स्कूल भी है और शिशु मंदिर भी है,
गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तो है ही है, क्राइस्ट ज्योति है, कुछ और कॉन्वेंट स्कूल भी है। तो कई स्कूल होने के साथ में ये एडवांटेज तो है कि वो क्षमता में वृद्धि करनी है, उनको ऐसी जगह हम लोग न जाए जहाँ उनको न्यू खोदने से लेकर के ऊपर तक का काम करना हो। अब हम यदि मान लीजिए कि कुछ लोगों की इच्छा है कि हम नज़दीक चले जाएँ, तो एक तो नज़दीक चले जाए, पिरताली नज़दीक है, लेकिन वो नज़दीक कब तक है, जब तक मोरवा है। ये मोरवा हट गया तो वो नज़दीक तो नहीं रह गया ना, यहाँ तो जब होगी ब्लास्टिंग होगी तो हम तो ऐसे ही शहर से नज़दीकी आदमी देखता है, तो वहाँ इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं तो हम लोग भी उसमें आते सॉरी, उसके पहले भी बहुत बार बातें आई थी, तो मन था, होता था सबका कि चलो यहीं जाएंगे। कोई यदि और अच्छी जगह नहीं मिलती तो सोचता हूँ यहीं बसते, लेकिन इससे अच्छी जगह मिली है जो हाईवे पर है, रेलवे पर है, और स्टार्टिंग में जो प्रिलिमिनरी जरूरत पड़ेगी कि बच्चे का नाम कटा के यहाँ ले गए और वहाँ एडमिशन ले जाके करा दिया, क्राइस्ट ज्योति है तो क्राइस्ट ज्योति भी करा दिया। अब रह गया ये कि भाई उनकी व्यवस्थाएं जो है गड़बड़ाएंगी तो 40 की जगह 50 बच्चे कुछ दिन तक बैठाएंगे और फिर तो निर्माण शुरू कर देंगे। ये तय आज हो जाएगा तो जाते जाते भी तो साल लगेगा, साल भर में वो भी बनवा लेंगे, और ये व्यवस्थाओं का पैसा इनको मिलेगा, तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, उसका पैसा मिलेगा तो वहाँ इन्वेस्ट कर लेंगे, चाहे वो शिशु मंदिर हो चाहे क्राइस्ट ज्योति हो। मतलब बच्चों का भविष्य कहीं से भी अंधकार में नहीं रहेगा, उनकी पढ़ाई बदस्तूर जारी रहेगी। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पीछे की बैठक में आपने भी शहर एक अच्छा विस्थापन दिया जाएगा, क्या मास्टर प्लान था एनसीएल का? आप लोगों को तो आपको बताया गया होगा। नहीं, देखिए क्या होता है कि एनसीएल का अपना मास्टर प्लान कुछ नहीं। एक्ट के मुताबिक जब भी विस्थापन हो रहा है और बहुत नगर निगम क्षेत्र से हो रहा है, शहरी एरिया का हो रहा है, तो उनको वहाँ अर्बन एरिया का विस्थापन करने के बाद अगर 100 घर का हिंदू है, 100 घर का मुस्लिम है, तो उनको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये बना के देना है, बुजुर्गों के लिए चौपाल बना के देना है, शमशान, कब्रिस्तान, इस तरह की सुविधाएं देना है, 40 फीट का रोड देना है, 60 फीट का हाई मास्ट लाइट देना है, पानी, बिजली, सड़क, ऑल वेदर रोड, ये सब बना के उनको देना है। एनसीएल की जो भी पीछे विस्थापन नीति रही है, या जब भी जो लोग विस्थापित हुए, चाहे कपली तरह देख लीजिए, चाहे चटका चंद्रपुर या आपका नंदगांव वगैरह, एनसीएल आज तक अपनी इन बातों को पूरा नहीं किया है। इस पर आपको डाउट लगता है कि करेगा? नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि इसके पहले क्या प्रैक्टिस रही है उसको हम लोग नहीं जानते हैं, या उस प्रैक्टिस में हम लोग शामिल नहीं थे। लेकिन अभी तो जब से लार एक्ट आया 2013 के बाद से, वो पुराना विस्थापन थे 20 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 25 साल पहले, तो उस विस्थापन की बात पे तो हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन अभी एनसीएल और एनसीएल का मैनेजमेंट के साथ साथ जो एनसीएल के मुखिया सीएमडी माननीय ये सीएमडी साहब, इनका स्पष्ट निर्देश है, और हम लोगों की शुरुआत में ही कोल सेक्रेटरी साहब के साथ भी बैठक हुई, उन्होंने भी ये कहा कि आप ऐसा शहर बसाएंगे कि ये देश की नज़ीर बनेगा। आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि एक अच्छा शहर बना के एनसीएल देने वाला है? हाँ बिल्कुल रखते हैं। पहले तो एक जो पहले आपने बात पूछी थी उसको क्लेरिफाई कर दे कि एनसीएल ने जो पहले विस्थापन किए वो थोड़ा सा खराब है ऐसी स्थिति में। तो देखिए क्या है कि उस वक्त में 20 फुट की रोड बहुत चौड़ी होती थी, आज जो है 20 फुट की रोड की चौड़ाई कम हो गई तो 40 फुट की बात करने लगे, और सब खराब हो गए ऐसा नहीं कहते। नवानगर पूरा बाजार विस्थापन का है, जितने नवानगर में आपको महाजन मोड़ तक जो बाएं और दाएं जो प्लाट दिखते हैं वो विस्थापितों को मिले हुए, जिसमें पूरा बाजार है, दुकानें हैं, उसके पीछे आबादी भी है। और इसी तरह अम्बेडकर नगर जो है खड़िया वाले रास्ते पे, दुधीजुआ रास्ते पड़ता है, वो भी अच्छा सुंदर है, और लोग यदि वहाँ प्लाट बदलते हैं, एक दूसरे को देते हैं तो उसका मूल्यांकन अच्छा माना जाता है। एक ये जो झुर्दा के पास बना हुआ है, कौन सी विस्थापन कॉलोनी? चटका चंद्रपुर जरूर सर्वाइव नहीं कर पाया। उसका प्रमुख कारण था ये कि एक तो एमपीईवी की बिजली उस पार नहीं जा पाई बहुत प्रयासों के बाद में। अब कुछ दिनों से जो है पुल के नीचे से उनको अनुमति मिली तो वही, तो बिना बिजली के सब बेकार था, नंबर 1। नंबर 2, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था, वहाँ से लगा हुआ सड़क था और उसमें जाती थी। तीसरी चीज़ ये कि उस वक्त जो विस्थापन हुआ था वो यहाँ के सही मायने में मूल निवासी थे, और उनके सब के रिश्तेदार, कोई मढ़ौली में रहता था तो कोई पिरताली साइड, तो कोई बरगमा साइड, तो उन्होंने बोला आप यहाँ काहे आओगे, यहाँ आ जाओ। तो इस तरह महाजन मोड़ से लेकर के नवानगर आप बता रहे हैं कि विस्थापित है, तो क्या वो सीबी एक्ट की जमीनें हैं? नहीं, उस टाइम में एक्विजिशन अलग अलग एक्ट में नहीं होता था। उस टाइम जो सीबीए से ही पूरी ज़मीन को एक्विजिशन होता था।
जो आपको जैन में जो पेट्रोल पंप मिलेगा वो भी CBA का है, IBP जो है वो भी CBA का है, लेकिन इनको प्रोविज़न था तो वो दे देते थे। इस बार भी ये बात आई थी तो हम लोगों ने CBA की ज़मीन लेने से मना कर दिया था, क्योंकि CBA की ज़मीन को हम कहीं प्लेस नहीं कर सकते, बंधक नहीं कर सकते, विक्रय नहीं कर सकते। तो इस बार हम लोगों के कहने पर ये अलग से जो है इन्होंने राजस्व ज़मीन ली है, जो लार के द्वारा ली गई है। उस टाइम भी ज़मीनें ली जाती थी, कुछ ज़मीनें LA से भी ली गई थी, लैंड एक्विजिशन एक्ट भी चलता था उस टाइम में, लेकिन ज़्यादातर ज़मीन जो विस्थापन है CBA में पूरा बड़ा रकबा ले लिया जाता था। जो कोल बियरिंग एरिया था वहाँ कोयला खनन होता था, जहाँ कोयला नहीं है वहाँ विस्थापितों को या इनकी खुद की कॉलोनी को या बाजार को वो विकसित कर लेते थे। एक और बड़ा मुद्दा, ये तो बात चल रही थी बाकी ये विस्थापन को लेकर के, ये जो पड़ताली और भलुगढ़ की जो बात चली, ये मुद्दा सब लोग अपने विकास के लिए तो लोग सोचे ही, मगर सबसे बड़ी बात जो लोगों के कंसर्न में है इस बात को लेकर के कि भलुगढ़, दगा, कनई और आपका गोंदवाली, ये जो 4 जगह यहाँ विस्थापन होने की बात हो रही है, NCL प्रबंधन यहाँ पे विस्थापित करने वाला है। पूर्व कलेक्टर ने इस जगह के लिए बारे में बताया था आपके हिसाब से क्या कारण है कि आज गोंदवाली इतना ज़्यादा प्रदूषित माना जाता है और भलुगढ़ के और पड़ताली के आसपास, जो गोंदवाली के आसपास की जब कई जगह है जहाँ पे आपका कोल वाचरी के लिए ज़मीन आवंटित हो गई है, ऐसे में तो प्रदूषण वहाँ और बढ़ेगा। देखिए, प्रदूषण की जहाँ तक बात करें पूरा जिला प्रदूषित है, और बाकी फिर आप देखने का नज़रिया देख लीजिए। अब गोंदवाली की बात करेंगे तो आप रेलवे साइडिंग पर खड़े होकर के देखिए तो प्रदूषण है। रतन सिंह के चिमनी का कोई फोटो लेकर के वायरल करेंगे, बहुत प्रदूषण है तो प्रदूषण है। लेकिन आप जो स्थान मार्किंग किए गए हैं भलुगढ़ और दादर के, वहाँ आप जाके देखेंगे तो प्रदूषण देखने का तरीका यही है कि सड़क की स्थिति देख लीजिए, पेड़ों की पत्ती तोड़ करके देख लीजिए, वहाँ के लोगों से पूछ लीजिए। गोंदवाली और रतन सिंह की फैक्ट्री का जो प्रदूषण है वो रामपुरवा गांव तक जाता है, इसके लिए कई बार आंदोलन भी हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि खाली ये रोड के किनारे तक ही रहा है, इसके बारे में क्या है? रामपुरवा गांव उनके पश्चिम साइड में है, पूरब साइड में है, और पश्चिम की हवा पूरब जब चलती है तो उधर जाता है, लेकिन हम लोग जो है उसके पीछे है, तो उधर इस तरह का प्रदूषण होने की उम्मीद नहीं है। और जाके देखा है ना, आप भी कभी जाके देखिएगा, देखा होगा आपने, सड़क की जो वाइट स्ट्रिप है वो भी वाइट दिखती है उस एरिया की, जो दादर साइड का लगा हुआ है। इस साइड में जो भलुगढ़ का एरिया है वो तो प्रशासन लेगा नहीं, जो बात हुई है, देगा भी नहीं, क्योंकि प्रदूषित है और रेलवे की एक्टिविटीज़ में वो शामिल है, और कुछ हद तक तो ज़मीन रेलवे की भी है। लेकिन जिस एरिया को दे रहे हैं वो प्रदूषण नहीं है, शून्य प्रदूषण है, ये कहना मुश्किल है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि अगर पूर्व कलेक्टर ने इस जगह को आवंटित करने के बारे में विचार विमर्श किया था, आगे बढ़ाया था, तो वहाँ पर पर्सनली कोल यार्ड या कोल वाचरी नहीं बनानी थी। आपके विकास मंच, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपके विकास मंच के ही कुछ पदाधिकारियों ने ये बताया कि पूर्व कलेक्टर से बात हुई थी कि जब आप लोग वहाँ बसने जाओगे तो आप लोग इस चीज़ को लेकर के आपत्ति जताओगे कि इसके बाद यहाँ से कोल वाचरी को हटा दिया जाएगा। पर ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या कोल वाचरी आवंटित होने के बाद और वहाँ लगने के बाद वो हटाई जा सकेगी? अभी तो कलेक्टर साहब से जो बात हुई थी उसमें भी बोल रहे थे कि जन सुनवाई होगी तो उसमें आपत्ति आ जाएगी। आपत्ति लोग भी करेंगे और आप लोग यदि वहाँ रहेंगे तो करेंगे, और आपके बिहार पे NCL भी आपत्ति करेगा। जन सुनवाई होने के बाद ही तो अलॉटमेंट होगा ना, उसके पहले तो जमीन भूखंड उसका अलॉटमेंट होगा ही नहीं। उद्योग विभाग जो नई पॉलिसी बनी है उसमें उद्योग विभाग के थ्रू देते हैं, प्रशासन उद्योग विभाग को देता है, उद्योग विभाग उनको देते हैं, और फिलहाल उन लोगों का काम बंद हो गया है, कोई वाचरी का काम वहाँ चल नहीं रहा। और सत्य ये है कि कोई वाचरी थी भी नहीं। कोल यार्ड जो है बड़ा डिपो बना करके जो छोटी गाड़ियों से माल यहाँ ला के अनलोड कर ले, और जब वैगन उनको मिल जाए तो वहाँ से उसको शिफ्ट कर दे। रेलवे लाइन के किनारे किनारे इस तरह की गतिविधियाँ होंगी। मतलब यहाँ के लोग इस बात को लेकर के आश्वस्त हो जाएं कि वहाँ कोई नई कोल वाचरी नहीं खुलने वाली है और भविष्य में वहाँ पर एक अच्छा सौहार्दपूर्ण विस्थापन देखने को मिलेगा। अब आपसे दोनों से एक आखिरी सवाल कि क्या लगता है कि अब चुनाव खत्म होने वाले हैं, कितने दिन के अंदर सर्वे का काम शुरू हो जाएगा और कितने समय में पूरे सिंगरौली को हटा दिया जाएगा? देखिए, अभी चुनाव के बाद सर्वे का काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, ऐसा पता चला है NCL के अधिकारियों से कि बहुत जल्दी चुनाव के बाद हम लोग सर्वे कराने जा रहे हैं, आचार संहिता के बाद। अब दूसरी बात यह है कि आपका जो अगला सवाल ये है कि विस्थापन कब तक संभव है या कितने दिनों की जल्दी हो जाए। तो जो शुरुआत में ही पता लगा था सेक्शन 9 के बाद कि कोल सेक्रेटरी महोदय का ये निर्देश है और मॉनिटरिंग भी है ऐसी,
टारगेट उनका है कि हम इसको 18 महीने से लेके 36 महीने के बीच में इसको बहुत जल्दी अधिकांशतः सिंगरौली का विस्थापन तय कर देंगे, तो यह शुरू हो जाएगा। तो अब देखिए प्रक्रिया है, शासकीय प्रक्रिया है, इसमें हम लोग बस वही जो आश्वासन मिलता है उसी को कुछ मान लेते हैं और उसी को पब्लिक बोलते हैं। TISS का जो सर्वे की टीम आने वाली है, इनको तो 6 महीने में सुना गया है कि 6 महीने में इनको पूरा का पूरा सर्वे करके दे देना। बिल्कुल आपने सही सुना है, जो इनके वर्क आर्डर में लिखा हुआ है कि सर्वे और मूल्यांकन गणना ये करके इनको 6 महीने में देना है, लेकिन वो डेट वो होगी जिस दिन से उनकी काम करने की, सर्वे करने की शुरुआत होगी। आप लोग भी आपके अपने मंच के कुछ पदाधिकारियों को साथ में रखने की बात रखें कि सर्वे के दौरान हमारी टीम भी वहाँ मौजूद रहे ताकि लोगों का सही तरीके से मूल्यांकन हो सके। नहीं, ऐसा तो हम लोगों ने कोई अपना तरफ से रखा नहीं और ना किसी को संभव है कि वो टीम बन जाए तो इतने सारे सर्वे करने तो उसमें जाएगा। प्रशासन ध्यान रखेगा, प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे, उनकी टीम रहेगी, ये पॉसिबल नहीं है। कोई लार एक्ट में तो एक टीम बनती है, इसमें है ऐसा व्यवस्था की 11 लोगों की टीम बनती है, वो 11 लोगों की टीम जिला प्रशासन बनाता है, तो वो लोग एक्टिव रहेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ ललित श्रीवास्तव जी और प्रदीप कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने मुरवा विस्थापन को लेकर कई बातों पे आपसे अपना पर्दा उठाया और कई लोगों की जो जिज्ञासा थी, क्योंकि हर बार आम बैठक होती है, बैठक में हर कोई नहीं पहुंच पाता, जिज्ञासा थी, उसके जिज्ञासा को उनके सवालों का जवाब दिया। धन्यवाद।